हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। देखिए, हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया। आज एक नया चैप्टर है तरल दाब, मैं इसको बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने केस नली से रिलेटेड सवाल आपको दिया है और कई बच्चे इसको भी, कई लोग नहीं सॉल्व किए। हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम आई है, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूँगा, तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और उसको जो भी दिक्कत होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही क्वेश्चंस को आप भेजिए। अगर वो सारे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहे होंगे तो कोई अतिरिक्त क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए। मैं जब शाम को बैठूंगा उस क्वेश्चन को देखूंगा तो तुरंत उसको लगा के उसको वीडियो आपका भेज दूँगा, उसको फोटो कापी करके फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। मेरा पूरा सहयोग रहता है। मेरे विद्यालय के जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनका पूरा सहयोग है, बशर्ते आप उनसे पूछिए। और फिर बढ़िया तो हमको लगता है कक्षा 8-7 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तुरंत का तुरंत काम करते हैं। आप लोगों को तो सब छूट है पूरी तरह। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो वीडियो लोग बना के देते हैं उसको आप देखने वालों की संख्या बहुत कम। क्लास में 245-40 बच्चे हैं, तीनों सेक्शन मिला के पता चला कि कोई 10 लोग देखे, किसी में 60 लोग देखे, किसी में 70 लोग देख रहे हैं, किसी में 80 लोग देख रहे हैं। तो ये गलत है। अगर 100 का संख्या क्लास में अगर 145 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं तो 250 बच्चे देखें। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े उनको आप व्हाट्सएप कर दीजिए, लिंक भेज दीजिए, लोग भी देखें। तो ये देखिए, वही परंपरा है कि क्लास के 10 बच्चे अच्छे होते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ भी हो रहा है, जबकि यहाँ कोई ना आपको मारने वाला, ना कोई पीटने वाला, ना डांटने वाला, तब भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये दिक्कत ना हो, आप लोग वीडियो पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है या मैथ बहुत कठिन है, इंग्लिश बहुत कठिन है। आप उसको देखेंगे तब समझ में आएगा। ये तो सुविधा है कि मेरे शब्दों को आप बार बार रिमाइंड करके देख लें। ये सुविधा इस समय आपको दी जाती है यूट्यूब के माध्यम से। आप उसी शब्द को बार बार सुनिए, 10 बार सुनेंगे, इसे आपको याद हो जाएगा। पर ऐसा करेंगे तब। तो चलिए उस बात को बात करते हैं। देखिए, तरल दाब क्या होता है। तो तरल दाब के पहले तरल समझिए, तरल क्या होता है। देखिए, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। अभी तक आप लोग जानते होंगे पदार्थ 3 भागों से बढ़ता है, पर जनरली वो 2 ही भाग होते हैं। वो 2 भाग कौन कौन होते हैं? एक आपका ठोस और एक होता है तरल। ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार नियत होता है और तरल वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार नियत नहीं होता। ठीक है। तरल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है द्रव, लिक्विड, और एक होता है गैस। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका, दोनों में केवल अंतर है, दोनों का इनका आकार नियत नहीं होता। परंतु द्रव में एक विशेषता होती है कि द्रव का आयतन नियत होता है, जबकि गैस का आयतन नियत नहीं होता। यानी गैस द्रव की बात करेंगे तो द्रव का आयतन नियत, परंतु इसका अगर हम आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है? नियत। गैस का आयतन नियत नहीं होता है और इसका आकार नहीं नियत होता, इसका भी नियत नहीं होता। तो हमको यहाँ तरल के बारे में पढ़ना है। तरल वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार नियत नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तरल। अब इस तरल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके पहले एक शब्द आपको पहले समझना है। पहले दाब समझिए। तरल दाब तो बाद में, पहले तरल आपने देखा, अब दाब देखा। देखिए, जब भी किसी पदार्थ पर हम बल लगाते हैं, जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल का समस्त प्रभाव उसके पूरे भाग पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक किताब है और इस किताब पर हम कोई बल लगा रहे हैं, तो इस बल का प्रभाव जिस पृष्ठ पर हम लगा रहे हैं उस पृष्ठ, पूरे पृष्ठ पर पड़ता है, उसके पूरे पृष्ठ पर पड़ता है। तो दाब की जो परिभाषा होती है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, यहां बल कैसा होना चाहिए? अभिलंबवत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पृष्ठ के, पृष्ठ आप मान लीजिए है आपका, तो इस पर लगने वाले अभिलंबवत बल को
क्या कहते हैं, दाब। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लें और लगने वाला अभिलंबवत बल कैपिटल एफ मान लें, तो दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्र। दाब का सिंबल कैपिटल पी है, पी बराबर हो जाएगा एफ बाई ए। ये देखिए मात्रक अगर ध्यान देंगे तो ऊपर वाले का मात्रक जो होता है न्यूटन और नीचे वाले का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको संक्षेप में पास्कल कहते हैं। पास्कल एक वैज्ञानिक है, पास्कल रूल मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सीएम के सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसका डायमेंशन फार्मूला होता है यम यल पर -1 टी पर -2, और इसकी प्रकृति होती है या कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि। क्लियर, समझ में आ गया। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। देखिए दाब के कुछ और भी मात्रक होते हैं। दाब का एक अन्य मात्रक मैं आपको बताता हूं। दाब का एक अन्य मात्रक और होता है, इसको कहते हैं, एक अन्य मात्रक अगर देखा है तो एक होता है सेंटीमीटर पारा। एक मात्रक होता है सेंटीमीटर पारा। सेंटीमीटर पारे का मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध पारे की 1 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा, देखिए द्रव भी ताप डालता है, गैस भी ताप डालता है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो क्या कहा, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पारे के 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा, 1 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, सेंटीमीटर पारा कहलाता है, या पारा सेंटीमीटर कहलाता है। पारे का एक मात्रक है, और 1 सेंटीमीटर पारा जो होता है, 1 सेंटीमीटर पारा जो होता है, ये बराबर होता है 1.33 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल। पास्कल को पीए भी लिखते हैं, पास्कल, इसको हम पीए भी कहते हैं। 1 सेंटीमीटर यानी 0 डिग्री सेल्सियस के, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई आप एक नली ले लीजिए, उस नली में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भर दीजिए, तो इसकी तली पर जो दाब होता है उसी को 1 सेंटीमीटर द्रव इस तली पर पड़ेगा ना, तो तली पर जो दाब पड़ेगा तो उसी दाब को हम सेंटीमीटर पारा कहते हैं, या सेमी पारा भी कहते हैं। इसका एक मात्रक जो होता है वायुमंडलीय दाब, वायु भी आप दाब डालता है, तो वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल जो दाब डालता है, वायु भी दाब हम पर डालता है, एक वायुमंडल दाब जो होता है वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका एक मात्रक होता है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। एक होता है मिली बार, ये होता है 10⁻² पास्कल होता है। और एक और मात्रक होता है, इसको हम टार बोलते हैं, 133 पास्कल को एक टार कहते हैं। ये सब वायु दाब और तरल दाब नापने के मात्रक है। दाब का जो एसआई पद्धति मात्रक वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, को ही पास्कल कहते हैं। ये तो था पास्कल दाब के मात्रकों के बारे में। इसको लिखने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। अब आगे आते हैं। तो हमने देखिए दाब का जो फार्मूला बताया है, दाब बराबर क्या होता है, अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें।
अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो क्षेत्रफल जितना कम होगा उस दाब का मान क्या होगा, उतना ही अधिक। यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम, जिस पर हम बल लगा रहे हैं, अभिलंबित बल लगा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान अधिक होगा। देखिए बल और दाब में अंतर है। बल का प्रभाव पूरे क्षेत्रफल में पड़ता है और दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस पृष्ठ पर लगने वाला दाब भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, उतना ही कम होगा। इसके व्यवहारिक जीवन में कुछ उदाहरण हैं। जैसे कील है, आपने देखा है, तो कील अगर आपने देखा होगा तो कील को हमेशा नुकीले पार्ट को दीवार में रखते हैं। दीवार नुकीला है तो ये कहाँ पर रखा जाता है, दीवार की तरफ, ठोका यहाँ जाता है। कभी उल्टा नहीं देखे होंगे कि उल्टा कील दीवार में नहीं गाड़े होंगे, ऐसे करके नुकीले भाग पर हथौड़ा लगाइए, ऐसा नहीं देखा होगा। कारण क्या होता है कि नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होगा और नुकीले भाग का जब क्षेत्रफल कम होगा तो उसी बल के लिए दाब का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जो चाकू होता है वो सबसे सब्जी जो कटती है तेज धार वाली चाकू से चाहिए। तेज धार होने से क्या होता है, वो सतह पतली हो जाती है, तो जब आप बल लगाते हैं दाब का मान बढ़ जाता है। बड़ी गाड़ियों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल जब चौड़ा होगा तो अधिक दाब, कम दाब पड़ेगा, तो वो जमीन पर धंसेगा। जो बड़ी गाड़ियाँ होती है देखिए उसके टायर चौड़े बनाए जाते हैं, चौड़ टायर वाले गाड़ियों का उपयोग किया जाता है अधिक भारी सामानों को ढोने के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान उतना ही अधिक होगा। ये तो था तरल दाब से रिलेटेड चीज। अब आते हैं, हमको यहां पढ़ना है द्रव दाब के बारे में। द्रव दाब के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड प्रेशर, इनके बारे में पढ़ना है, फ्लूइड प्रेशर या लिक्विड प्रेशर। तो द्रव दाब का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे किसी पात्र में हम जब द्रव रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जानते होंगे द्रव स्वयं कई अणुओं से मिलकर बनता है। इसमें जो अणु होते हैं, द्रव के भीतर जो अणु होते हैं, वो द्रव के भीतर जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव के भीतर क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करते हुए दूसरे अणुओं से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, जिससे इनकी चाल और संवेग में परिवर्तन होता रहता है। इनकी दिशा पर टकराने के बाद इनकी दिशा बदल जाती है, संवेग में परिवर्तन होता है। अब पढ़े होंगे जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तो अर्थात उस पर एक बल लगता है। कहने मतलब कि दीवार जो ये जो आपके अणु होते हैं वो बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। तो बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो टकराने पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। क्या क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। तो द्रव द्वारा एक किसी बर्तन की दीवारों पर लगने वाला अभिलंबित बल जो होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव दाब कहलाएगा। द्रव द्वारा किसी बर्तन की दीवारों पर लगने वाला जो बल होता है वो द्रव दाब कहलाता है। और द्रव जब किसी पात्र में बढ़ता है तो अधिकतम जो दाब लगता है उसकी पेदी पर लगता है। इसलिए लोग बर्तन जब खरीदते हैं तो पेदी देखते हैं भारी है कि नहीं। दीवारों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, दीवारों पर कम लगता है क्योंकि यहाँ पर दाब सबसे ज़्यादा लगता है। तो बर्तन जो लोग खरीदते हैं वो देखते हैं पेदी, मजबूत पेदी वाले बर्तनों को खरीदा जाता है। तो द्रव दाब क्या होता है, द्रव द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा, द्रव दाब कहलाएगा। अब द्रव दाब से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, उसके बारे में चर्चा हम आपको कल करेंगे। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। और हम बल बटे क्षेत्रफल पर, दाब निकालने के लिए बल बटे क्षेत्रफल पर, देखिए कोई व्यक्ति अगर एक पैर पे खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर एक पैर पे खड़ा है, कोई व्यक्ति दो पैर पे खड़ा है जमीन पर और कोई व्यक्ति लेटा है, तो आप देखेंगे किन परिस्थिति में दाब ज्यादा पड़ेगा। तो आप देखेंगे जब व्यक्ति लेटा है तो उस समय अधिकतर भाग उसका पृथ्वी की सतह पर पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, दाब का मान कम। अगर दो पैर पे है क्षेत्रफल कुछ अधिक कम होगा तो दाब यानी कहने मतलब सबसे अधिक दाब कब पड़ेगा, जब वह एक पैर पे खड़ा होगा। यानी एक पैर पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी पर तो उस समय उसके द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दाब सबसे अधिक होता है। और कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर लेटा है तो उस व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दाब सबसे कम होता है। तो हम दाब से संबंधित कुछ आपको सूत्र दे देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, सवाल हल करते समय बल हमेशा न्यूटन में होना चाहिए,
दाब और क्षेत्रफल हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर डाइन में दिया है तो डाइन को न्यूटन बना लेंगे। एक डाइन में क्या होता है 10⁵ न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन। कभी कभी किलोग्राम भार में लिखा रहेगा तो 1 किलोग्राम भार में होता है 9.8 या जी न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। कभी कभी मिलीमीटर स्क्वायर में दिया जाता है तो मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, मात्रक परिवर्तन आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।